12th के बाद मैंने जर्नलिज्म किया क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे कैमरे के सामने आना है। ऐसे मुंबई कैसे आऊं और कैसे मैं टीवी इंडस्ट्री में आऊं या मुझे कुछ नहीं पता था और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मैंने बहुत रिसर्च की न्यूज़पेपर में, क्योंकि उस टाइम फोन्स नहीं थे, कोई नेट वेट कुछ भी नहीं था। मेरे फादर उस टाइम नहीं सपोर्ट कर रहे थे इस चीज को, तो फिर धीरे धीरे काम और मिलने लगा। मैंने गाने भी किए, हरियाणवी गाने किए हैं। फिर एक दिन यूट्यूब पे मेरे ऐसे 2000 शायद सब्सक्राइबर हुए थे। वो वीडियो हो गई वायरल क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि हाँ हमारी मम्मी भी ऐसी है। हाँ, और जो पिंकी का कैरेक्टर है वो मेरा ही है। ओके। तो एजेंसी का रोल बीच में ये भी होता है कि वो आपको ब्रांड डील्स ला के दे रहे हैं? हाँ, कि कुछ ब्रांड बनाना है तो मेरे को ना कॉमेडी और रिलेटेबल रील्स के अलावा मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। भी बताता है कि आपको कितने हैशटैग्स यूज करने चाहिए, जैसे 4 to 5 हैशटैग यूज कर लो। इससे ज्यादा मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स देखे बहुत सारे हैशटैग यूज करते हैं। बहुत स्टूपिड लगता है मुझे वो। मुझे लगता है कि ये सब सोचने से पहले आपको कंटेंट में भी दम डालना चाहिए। इतना डिफिकल्ट नहीं है कंटेंट क्रिएशन में जाना? डिफिकल्ट तो बहुत है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। फर्स्ट ब्रांड यू एवर कोलैबोरेटेड विद? Amazon में टीवी। तो भी बनना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, एक चीज जो उनको कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता होनी ही चाहिए। उनको रेगुलर रहना है और अपने पेशेंस लेवल को कम नहीं करना है, और आप जिसमें बेस्ट हो आपको वही करना है और किसी की नहीं सुननी। Welcome to Influencers Insight Stories from the Top. I'm your host Aarti, and today we have someone who has made big moves in the industry, and she was also recently seen on a billboard. Welcome Moini. How are you feeling today? Very good and थोड़ा सा nervous. I am also very nervous. Anyways, chalo let's start. So please tell us how did you start your content creation journey? जब आपने start किया, पहले आप क्या करते थे? आप ऑडियंस को बताओ। पहले तो मैं घर पे थी। 12th के बाद मैंने जर्नलिज्म किया क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे कैमरे के सामने आना है। और एक मैं बरेली से हूँ, बहुत छोटा शहर है, तो वहां से मुंबई कैसे आऊं और कैसे मैं टीवी इंडस्ट्री में आऊं या फिल्म्स करूं या कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता था और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ऐसा, मतलब एक स्टोरी है छोटी सी, कि जब मैं अपने पढ़ाई के लिए आगे सोच रही थी क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। आफ्टर 12th? यस जी। तो उसके बाद मैंने सोचा, मतलब न्यूज़पेपर आता था डेली घर पे, तो न्यूज़पेपर में मैं देखती थी कोर्सेज कौन से करने चाहिए जिससे मुझे फिल्म में जाने का मौका मिले या कैमरा फेस कर पाऊं। टीवी में देखा था एंकर होते हैं तो वो कैसे बनते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च की न्यूज़पेपर में, क्योंकि उस टाइम फोन्स नहीं थे, कोई नेट वेट कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने एक बार ऐसी न्यूज़पेपर आया, उसमें BJMC का कोर्स था। और बरेली में था, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। तो मैंने फिर अपने पापा को बोला कि मुझे ये करना है, तो मेरे फादर उस टाइम नहीं सपोर्ट कर रहे थे इस चीज को। फिर उन्होंने, मतलब मैंने उनको बोला कि मैं अपनी शादी खुद कर लूंगी। उस टाइम का उनका ये था कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा जितने में ये कोर्स होगा, शादी के बाद जो करना है वो करो, हर पेरेंट का वही रहता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी शादी खुद करूंगी, लेकिन मुझे करना है तो यही करना है, यही कोर्स करना है। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि एक शायद यही एक सीढ़ी है जिससे मैं इस घर से निकलूं और कुछ करूं अपनी लाइफ में और कैमरे पे आऊं। फिर मैंने ये कोर्स किया। उसके बाद मैं एंकर बनी और एंकरिंग के साथ साथ मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत काम किया, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया। और देन कोविड आया, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि रील का ऑप्शन तब आया था और शॉर्ट्स का ऑप्शन तो और बाद में आया था यूट्यूब पे। तो ऐसे शुरू किया मैंने। तो आपने जब पहले प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया, उनके साथ काम किया, तो आपका तब सोलो चैनल नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं उनके लिए, हाँ, उनके साथ काम करती थी। उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं काफी कुछ सीखने की चाह थी मेरी, कि मैं सीखूं कैसे करना है। और मैंने उस टाइम सोचा भी नहीं था कि मैं अपना कोई चैनल बनाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं इनके साथ ही एक्टिंग करूंगी और इनका ही चैनल ग्रो होगा। लेकिन वहां से मैंने बहुत सारी एक्टिंग भी सीखी और प्रोडक्शन का काम भी सीखा, राइटिंग भी सीखी, कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं प्रोफेशनली। तो वो सब सीखा। उसके बाद कोविड आ गया और उसके बाद सब, मतलब काम थोड़ा। कितने साल काम किया आपने प्रोडक्शन हाउस में? 2-3 साल काम किया था। उससे पहले एंकरिंग करती थी और एंकरिंग चलती रही, फ्रीलांस। अच्छा, फ्रीलांसिंग एंकरिंग भी चल रही थी और उसके बाद आप प्रोडक्शन हाउस में भी काम कर रहे थे? एक्टिंग भी चल रही थी। और कोविड आ गया बीच में? हाँ, कोविड आया और फिर सब हिल गया, सब बंद हो गया। पर मतलब मुझे ये लगा कि अब क्या करूं, सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हैं, उनका तो चल रहा है, अपना रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है यूट्यूब पे, मैं क्या करूं। फिर मुझे लगा कि कुछ अपना भी शुरू करना चाहिए। तो फिर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और इंस्टाग्राम पे आपने सोचा कि लेट्स डू इट। यस। और तब से आपने फुल टाइम चालू कर दिया?
तब भी मैंने फुल टाइम नहीं किया था, क्योंकि एक साथ एकदम वायरल तो नहीं होते हैं, टाइम लगता है। तो मैंने धीरे धीरे कंटेंट शुरू किया और लोगों को भी देखा कैसे बनाते हैं, फिर मैंने भी बनाया। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी कि कैसे अब कैसे, क्योंकि हम कोई भी शूट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो पैसे तो पैसे लगते चाहिए। हैं। मनी और पैसा तो भैया सबको चाहिए, सबको कुछ भी चाहिए, काम करने कुछ भी करोगे। हाँ, तो मैंने ना उस टाइम पे आईफोन लिया था। ओके। मेरे पास आईफोन नहीं था उससे पहले, और पता था कि आईफोन होगा तभी कंटेंट बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, ऐसे 15 to 20,000 रुपीज थे मेरे अकाउंट में। मैंने 10,000 का डाउन पेमेंट किया, फोन उठाया, और मुझे नहीं पता मैं इसके पैसे कैसे भरूंगी। इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे इंस्टॉलमेंट निकालूंगी, क्योंकि उस टाइम काम नहीं था। कोविड से घर से आने के बाद, घर जब मैं वापस दिल्ली आई थी, तो फिर धीरे धीरे काम और मिलने लगा। मैंने गाने भी किए हैं, हरियाणवी गाने किए हैं, एक मैंने भोजपुरी गाना भी किया खेसारी लाल यादव के साथ। ग्रेट। हाँ, अच्छा गाना है, काफी फेमस हुआ था वो गाना। उससे फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद का भी कर सकती हूँ कुछ। मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग में, अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो क्यों ना मैं खुद के चैनल पे ट्राई करती रहूं, और सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी लोग हैं उनके संग काम भी करती रहूंगा, अपना भी करती रहूंगी, ताकि एक मेरे पास मुझे रहे कि हाँ, मैं अपना एक चैनल है मेरे पास जहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ। पर्सनल ब्रांड भी बनना था आपको। हाँ। अपने आप में, और प्रोडक्शन हाउस तो थे ही। हाँ। तो जब आप प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे तो वहाँ पे क्या पे रेट था आपका? उस टाइम तो काफी कम था। काफी कम था। मतलब ये था कि, मतलब जैसे जो एक्टर्स होते हैं उनका मैं बताती हूँ, पर डे के हिसाब से चार्जेस होते हैं। Okay. तो जो भी चार्जेस होते हैं वो पे करते थे, मैं अपना शूट करती थी, घर आती थी, फिर अपना कुछ कंटेंट अगर मुझे लगता था तो मैं बनाती थी। तो ये था मेरा, सिर्फ यही चल रहा था उस टाइम पे। और मैंने एंकरिंग भी किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ। तो अंजन टीवी एक चैनल है, उनके साथ मैंने 2 साल एक फ्रीलांस शो किया था, गपशप कंपनी। ओके। तो टॉक शो टाइप था, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइप से। हम 2 होस्ट थे जो हम बात करते थे, और 90s के गाने प्ले होते थे। ओके। तो उससे भी मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प हुई, उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। ये सब हेल्प फाइनेंशियली चल रही है। हाँ। अभी तक आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं बनी है? नहीं, अभी आप वायरल नहीं हुए हो? नहीं। ठीक है। तो फिर एक दिन YouTube पे मेरे ऐसे 2000 शायद सब्सक्राइबर हुए थे। तो एक दिन ऐसे मैंने वीडियो डाली थी रैंडम बना के, कि एक ऐसे मैंने स्कूल का कुछ वीडियो बनाया था, उसकी एक वीडियो बनाई थी ऐसे नॉर्मली म्यूजिक पे। वो वीडियो हो गई वायरल, रातों रात मेरे 50,000 फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हो गए थे, जो कि मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि तेरे YouTube पे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। ओह माय तो गॉड। उसने मुझे कॉल किया था, मैं चेक भी नहीं करती थी, मैंने कहा होगा जिस दिन होगा अपने आप होगा। हाँ। तो मैं ऐसे जिम से आ रही थी, उसने मुझे कॉल किया कि तेरे 50,000 फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे। मैंने कहा क्या? मैंने कहा सच में? मैंने तुरंत रास्ते में चेक किया, मैंने कहा यार हो गए। फिर मैंने वीडियो देखी, वो काफी वायरल हो गई। फिर सारी वीडियो जो मैं डाल रही थी, क्योंकि एक बूस्ट मिल गया, एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, फिर वो सारी वीडियो वायरल हो गई, वायरल होने लग गई वीडियोस। और आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई, पर्सनल ब्रांड। तो फिर आपने काम छोड़ दिया होगा आई गेस प्रोडक्शन हाउस? नहीं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ा। कितने टाइम तक करते रहे फिर आप साथ में काम? आई थिंक 200 के सब्सक्राइबर्स हुए थे मेरे 2 महीने में। तो मैंने उसके बाद सोचा कि अब मैं खुद का कुछ कर सकती हूँ। तो फिर आपने धीरे धीरे कम किया था, एक साथ तो नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे शो करती रही साथ साथ, और वीडियोस भी बनाती रही। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा अब मैं खुद का कर सकती हूँ, अब मैं बड़ी वीडियोस में पैसे लगा सकती हूँ, या वो कर सकती हूँ जो मेरा मन है, जो आपका मन। और मैं सच बताऊं, मैंने 4-5 साल पहले सोचा भी नहीं था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। वो हो गया, मैंने मैनिफेस्ट भी नहीं किया था, जो हो गया, सच बता रही हूँ। ग्रेट। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है मेरी लाइफ में सच में। जब आपने स्टार्ट किया, शुरुआत से ही एकदम रिलेटेबल कंटेंट बनाते थे आप, और उस रिलेटेबिलिटी के साथ जब आपकी वो वीडियो वायरल हुई, तो आपने तब से ही सोच लिया कि मुझे रिलेटेबल कंटेंट ही बनाना है? हाँ, स्पेसिफिकली। हाँ, मैंने यही सोचा था कि मुझे कुछ ऐसे, मतलब फैमिली कंटेंट ही बनाना है, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। तो मुझे लगता था कि जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस की है चीजें, जो आसपास हम देखते हैं, जो लोग मतलब एंजॉय करेंगे, मुझे लगता है यही चीज है। और जैसे मैंने एक कैरेक्टर शुरू में किया था अपनी मम्मी का, मेरी मम्मी का ही कैरेक्टर है वो मैंने उनका नंबर भी जो सेव किया, वो ड्रामा क्वीन के नाम से। वो ड्रामा करती है, मतलब बहुत क्यूट है। तो बहुत क्यूट चीजें, हरकतें हैं जो वो करती है। तो मैंने सोचा, मतलब मैं उनकी एक्टिंग करती थी पहले बचपन में, मिक्री करती थी, वो ऐसे करती हूँ ऐसे करती हूँ। फिर वो मैंने प्ले करना शुरू किया, तो लोगों को बहुत मजा आया, क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि हाँ हमारी मम्मी अभी ऐसी है। हाँ, और जो पिंकी का कैरेक्टर है वो मेरा ही है। ओके। तो फिर मैं ना वो प्ले करती थी, तो लोगों को काफी रिलेटेबल लगी वो चीज। तो बुआ का कैरेक्टर भी आपकी बुआ ही होंगी, चाची का कैरेक्टर भी आपकी चाची होंगी। कुछ तो है रिलेटिव्स, लेकिन कुछ मैं आसपास भी लोगों से भी बात करती हूँ, वो लोग बताते ऑब्जर्व हैं, करते हो। हाँ, कि ऐसे भी होते हैं लोग। फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग, तो होते हैं सच में।
तो वही चीज मैं दिखाती हूँ, लोगों को पसंद आता है, रिलेट कर लेते हैं। ऐसे नीश अपने अपने चुनी मेरी कि मेरी नीश यही होगी, कॉमेडी कंटेंट बनाऊंगी मैं। कॉमेडियन रिलेटेबल। कंटेंट क्रिएशन में एक बहुत कॉमन नोशन है, ऐसे तो बहुत सारे नोशन बहुत कॉमन है, लेकिन एक बहुत कॉमन नोशन ये भी है कि मतलब जो एक कंटेंट क्रिएटर है, बड़ा क्रिएटर है, एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो वो ऐसा कंटेंट बनाएंगे, ऐसे मैनेजर होंगे, तो जो वो एक ऐसे कह सकते हैं जो एक ऑलरेडी सेट चीजें हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि इतने फॉलोअर्स है तो एक कंटेंट क्रिएटर ऐसे करता है, ऐसे उसका कंटेंट क्रिएशन का पूरा दिन होता है, कैसे चल रही है इंडस्ट्री, थोड़ा सा वो बताओ। अच्छा, आपको इंडस्ट्री के इनसाइट्स जानना जी, इंडस्ट्री के इनसाइट्स जानना है। अच्छा, मतलब कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है जब मैंने शुरू किया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ये सब चीजें बिल्ड हुई हैं, बनी हैं, एजेंसीज बनी हैं, फिर वो लोग हायर करते हैं क्रिएटर्स को, फिर उनको वो मैनेज करते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा कि कैसे दिन रहता है कंटेंट क्रिएटर का। जब आपके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब आपके 200K सब्सक्राइबर्स हुए थे तब भी आपके पास कोई मैनेजर नहीं था? नहीं, मैनेजर मेरा 1 मिलियन के बाद मुझे हायर किया एजेंसी ने। ओके, तो उसके थ्रू हायर किया एक एजेंसी ने। उन्होंने आपका काम देखा और फिर उन्होंने आपको हायर किया। और मैं भी बहुत इंटरेस्टेड थी उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि काफी अच्छी एजेंसी है, बहुत मतलब बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने क्रिएटर्स का। ओके, तो मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहूंगी कि अगर वो चाहेंगे कि हम लंबे टाइम तक काम करें तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उनके साथ काम करूं, और वो मैं कर रही हूँ। तो ये चीज मैंने मैनिफेस्ट की थी। ओके, ये आपने मैनिफेस्ट की थी कि आपको इस पर्टिकुलर एजेंसी के साथ काम करना है। तो एजेंसी का रोल बीच में ये भी होता है कि वो आपको ब्रांड डील्स लाके दे रहे हैं? हाँ, मतलब पूरा प्रॉपर मैनेज करते हैं वो, प्रॉपर ब्रांड डील्स भी लाके देते हैं, और इवेंट्स में भी हमें भेजते हैं हमारे पीआर के लिए। और पीआर के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब पूरा मैनेज। क्या क्या होती हैं बहुत सारी चीजें? जैसे इवेंट्स में बेसिकली भेजना कि आप इवेंट्स में जाओ, सोशल हो, लोगों से बात करो, और फिर लोगों को, क्योंकि आप दिखोगे कि एज अ क्रिएटर आप भी हो, क्योंकि आजकल इतने सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, कैसे आप, हर इंसान को क्रिएटर बनना है। हाँ, तो वो चीज वो थोड़ा मैनेज करते हैं, जो कि आप खुद से शायद नहीं कर पाओगे। जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तो खुद नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप 200K फॉलोअर्स पर पहुंच गए थे, उसके बाद आपने वहां से कैसे लिया काम को, कैसे आगे बढ़ाया? इवेंट्स में जाने लग गए? इवेंट्स उस टाइम पे तो नहीं मिलते थे। कौन से ईयर की बात है वैसे ये? यार ऐसे ईयर तो नहीं याद है मुझे। कितने साल पहले की बात है? 2 साल पहले। 2 साल पहले, 2 या 1.5 साल पहले की बात है। इवेंट्स तो होने लग गए थे? मेरे पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत नई थी उस टाइम पे। 200K एकदम से हो गए थे, तो थोड़ा लोगों को जानने में भी टाइम लगता है, जो इंडस्ट्री में है, जो जानते हैं। फिर धीरे धीरे काम आना शुरू हुआ, छोटे मोटे ब्रांड्स आने शुरू हुए, मतलब बहुत छोटे मोटे, कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा। सबसे पहला ब्रांड डील कौन सा किया था? मैंने Amazon मिनी टीवी का एक किया था, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पे किया था उन्होंने, मतलब मेरे हिसाब से पे किया था। ये तो मैं ये इनसाइड नहीं बताऊंगी। कितना, मतलब रहने दो, एक रैंडम नंबर, इससे ऊपर इससे नीचे? 50 से ज्यादा किया था। तो मुझे लगा था यार ये फर्स्ट पेचेक आपका ये था? हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत सही है, एक ब्रांड डील करो और हो जाता है। पर इतना इजी नहीं होता है ब्रांड्स को लाना, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और सारे ही ब्रांड करना चाहते हैं, तो वो चूज करते हैं। तो मुझे काफी, अब तो मैं टचवुड, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि अब मैं कर रही हूँ ब्रांड्स। तो ऐसा नहीं कि एकदम से आ गए, 1 मिलियन 2 मिलियन के बाद भी नहीं आ रहे थे ब्रांड्स, तो फिर आने लगे ब्रांड। हाँ। आपका दिन बता रहे थे आप, कंटेंट क्रिएशन एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका दिन कैसा होता है जब आपके पास ब्रांड कोलैब होता है, शूट करना है, मतलब आज सुबह से शाम तक शूट है, पाइल्ड अप है, दिन बताओ कैसे चालू करते हो? कैसे मैनेजर्स हेल्प करते हैं, टीम कैसे हेल्प करती है? मैनेजर्स हेल्प करते हैं ब्रांड से बात करने में, प्रॉपर पूरा वो मैनेज करते हैं। और जैसे कोई स्क्रिप्ट होती है, जैसे उन्होंने पहले मुझे कॉन्सेप्ट्स भेजने होते हैं, कोई भी ब्रांड है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स भेजने होते हैं। तो फिर वो जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको भेजते हैं, फिर वो बताते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, फिर वो मुझे बताते हैं, यही चलता रहता है। फिर मैं स्क्रिप्ट्स लिख के भेजती हूँ, फिर उसमें भी आइडियाज में भी हेल्प करते हैं, कॉन्सेप्ट्स में भी हेल्प कर देते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट बना सकते हो, उस पे ये काफी सारी चीजें हेल्प हो जाती हैं। और प्रॉपर पूरा इनवॉइस और सब कुछ लेके वो मैनेजर से ही हैंडल करते हैं। मैनेजर आपका प्रॉपर इनवॉइस देता है उनको, और वो वैसे सारी एजेंसीज का अलग अलग होता है। ओके, आपका ऐसा है? हाँ। ओके, तो आप पहले ही मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, शूट करते हो, शूट के बाद एडिट भी आप ही करते हो? हाँ, एडिट मैं करती हूँ, तभी तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ जी। सब कुछ मैं करती हूँ। बस शूट के लिए मैं बुलाती हूँ, एक मेरे टीममेट हैं बहुत पुराने, बहुत स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं, तो वही करते हैं मेरे साथ काम। बस शूट करते हैं हम, और वो पूरा शूट कर लेते हैं।
और फिर एडिट मैं करती हूँ। एडिट करते हो, उसके बाद आप कंटेंट अप्रूवल के लिए भेज देते हो, वो अप्रूव हो जाता है। ऐसे आपका कंटेंट क्रिएशन का दिन होता है। आप रिसेंटली आपने बिलबोर्ड पे भी आया, हमने देखने को मिला कि आप बिलबोर्ड पे थे। हाँ लोगों का सपना होता है, हाँ। आपने जी लिया। हाँ, 2 बार। 2 बार जी लिया। कैसा लगा मुंबई में बिलबोर्ड देख के अपने? यकीन नहीं हुआ, सच बताऊं। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं मुंबई गई थी, उन्होंने बोला कि आपका लग गया है बिलबोर्ड, तो मैं गई थी सीधा, मैं बिलबोर्ड देखने गई थी। एयरपोर्ट से उतरी और सीधा देखने गई थी कि सच में लग गया है कि नहीं लगा है, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मैं अभी मैंने सोचा भी नहीं था, सच में ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ बिलबोर्ड लगेगा मेरा, पर मैंने सोचा था कि कभी फिल्म करूं, उसका पोस्टर लगेगा। अच्छा। पर ऐसा नहीं सोचा था। तो जब गई, मैं देखा मैंने, तो मेरे आंखों में आंसू थे और मेरी दोस्त भी थी साथ में, तो वो भी एकदम, उसको लगा यार तेरा बिलबोर्ड लग गया। मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम जो फीलिंग निकली थी ना, नहीं बता सकती। वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी मेरे लिए। और मुंबई में लगा था तो और भी बड़ी बात थी। तो सपना है मुंबई जाने का, तो सपना था ही। फ्रीकेंस के साथ कोलैब था आपका ये, तो कैसे आया आपके पास ये अपॉर्चुनिटी? और उन्होंने पहले ही बता दिया था बिलबोर्ड लगेंगे? हाँ, पहले ही बता दिया था आपको, तो आपने कैसे करा ये फ्रीकेंस का कोलैब आपके पास आया? ये मेरी टीम की तरफ से ही था। ठीक उन्होंने है। ही मुझे बताया था कि आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें बिलबोर्ड के लिए। तो उस टाइम भी मुझे थोड़ा यकीन कम हुआ था। मैंने कहा अच्छा मेरा बिलबोर्ड, मैंने ऐसा क्या किया मेरा बिलबोर्ड लगेगा। तो उन्होंने शूट किया था प्रॉपर। मैं मुंबई गई थी, उनकी फ्रेग्रेंस की पूरी टीम थी, उनका ठीक है। मेकअप, हेयर, कपड़े, सब कुछ उनका ही था। आपको सिर्फ शूट करना था, शूट करना था। कैमरा के सामने रहना था। ओके, तो फिर शूट खत्म हुआ, वाइंड अप हुआ, कितने दिनों बाद बिलबोर्ड लग गया था? 1 हफ्ते में लग गया था। 1 हफ्ते में न्यूज आ गई थी कि बिलबोर्ड लग बिलबोर्ड चुके लग गया। तो 2 बार लगा था, एक बार फ्रेग्रेंस का, एक बार गार्नियर गार्नियर प्लस के साथ। फ्रेग्रेंस, दोनों का कोलैब था। अच्छा। हाँ, ओके। तो उन्होंने मेरे हेयर कलर किए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो वो गार्नियर के साथ था और एक फ्रीकेंस प्लस गार्नियर के साथ। तो जब आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, तो देयर इज अ थिन लाइन कि एक तो लोग हैं जो आपके फैंस हैं, वो आपको लुक, मतलब दे आर लिटरली यू आर इंस्पिरेशन टू देम। तो कैसे वो थिन लाइन मेंटेन होती है ऑथेंटिसिटी की और प्रमोटिंग अ ब्रांड? मतलब अगर आप कुछ प्रमोट कर रहे हो, मैं आपकी फैन हूँ, तो मेरे लिए वो ऐसा होगा कि यार मोहिनी पहन रही है, मैं भी पहनूंगी। तो वो थिन लाइन जो मेंटेन करनी होती है, जिस चीज में आप बिलीव ही नहीं करते, मान लो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो जिसे आप बिलीव ही नहीं करते, तो वो थिन लाइन कैसे मेंटेन होती है? देखो, एट द एंड बैंक सबको अपने भरने हैं, बिल सबको अपने भरने हैं, वो तो है ना। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने सोच रखी है, मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगी। जैसे बैटिंग एप्स मैं नहीं करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डर भी लगता है और मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली यूथ है। तो मैं नहीं चाहती कि वो बैटिंग ऐप यूज करें या फिर कुछ ऐसा मैं प्रमोट कर रही हूँ, फिर मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरे जो भाई बहन है वो भी ये चीज यूज करें, तो मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि सारे इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं उनको सोच समझ के थोड़ा सा करना चाहिए, चाहे बिल भरना हो नहीं भरना हो। ऐसे बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हो। तो मैं वही चूज करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज से कोई ऐसा किसी को हार्म नहीं हो रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, और इससे मेरे भी ठीक है, मतलब मेरे भी जो यूथ ऑडियंस है वो भी देख के ऐसा नहीं है कि कुछ गलत रास्ता पकड़ लेगी। तो मैं उस चीज का थोड़ा ध्यान रखती हूँ, और मुझे लगता है कि सबको रखना चाहिए इस चीज का ध्यान। बट रख नहीं रहे हैं लोग। हाँ, कुछ ये लोग हैं इंडस्ट्री में गैप है कि नहीं रख रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात जो आपने बोली, बिल सबको भरने हैं। जो अमाउंट आई गेस बेटिंग एप्स पे कर रहे हैं वो काफी टेम्पटिंग है, सच में है, काफी टेम्पटिंग है। तो लोग थोड़े कैरिड अवे हो जाते हैं। मुझे बस इस चीज का दुख लगता है कि जो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर्स है, जिनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करते हैं, और उनको पता है उनके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, फिर भी वो लोग करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है गैप है वो, हाँ, कि ऐसा क्यों है, इतना नहीं होना चाहिए। पर पता नहीं, अब इस चीज का तो मुझे सच में उन लोगों से पूछ के ही पता लग सकता है। एनीवेज, हाँ, आप अब तो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बन गए हो। थैंक यू। एनी टाइम सून आप सोच रहे हो अपनी कोई ब्रांड रिलीज करना? बिकॉज आजकल हर इन्फ्लुएंसर अपनी ब्रांड बनाना चाह रहा है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं, अब तो एआई इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं। हाँ, तो क्या वो उन लोगों ने तो बहुत परेशान किया। क्या वो पहली चीज थ्रेट है हम इन्फ्लुएंसर? हाँ, बिल्कुल है। वो हम क्योंकि उनके एक एआई के 5 लाख और 6 लाख, हाँ, शी इज वेरी फेमस। हाँ, उसके है, आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं, मुझे भी नहीं याद आ रहा।
तो वो ब्रांड डील्स भी कर रही है, तो उसको क्या करना है भाई पैसों का, क्यों वही मैं सोच रही हूँ। तो इससे अच्छा तो मैं एक एआई इन्फ्लुएंसर बना लूं और उसका प्रोफाइल मैनेज कर लूं, तो शायद मैं ज्यादा अर्न कर पाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ ये ऑप्शन भी कभी करूंगी। पर ब्रांड की आपने बात की, आप ब्रांड बनाना चाहती हो, तो हाँ मैं ब्रांड तो बनाना चाहती हूँ। मेरे को, मैं बनिया हूँ, तो दिमाग में बिजनेस घुसा हुआ है, तो मेरे को चाहिए कि कुछ ब्रांड बनाना है। तो मेरे को ना कॉमेडी और रिलेटेबल रील्स के अलावा मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। ओके, मुझे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ, और मेरा नाम मोहिनी है, मैंने अपने ब्रांड का नाम भी सोच रखा है, वो शायद जब भी बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी। तो मैं मेकअप का ब्रांड आप करना चाहोगे लॉन्च? अभी बहुत फेमस क्रिएटर है मुरुनु, उन्होंने भी अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च किया है। तो आप मेकअप इन्फ्लुएंसर है शायद? हाँ, वो मेकअप इन्फ्लुएंसर ही हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है। तो आप इन फ्यूचर अपना मेकअप ब्रांड कब देख सकते हैं हम? ऑडियंस वेट कर रही है आपके ब्रांड लॉन्च करने का। मैं भी यही वेट कर रही हूँ, मैं कब कर सकती हूँ। दिमाग में तो चल ही रहा है, तो फिर क्या, किस चीज की देरी है? पैसों की पैसे आएंगे तब लगाऊंगी। हाँ ठीक है, ओके। चलता है, क्या रहता है इवेंट्स वगैरह पे आप काफी जाते हो, तो आपका कोई ऐसा कोई पीआर पर्सन भी है? नहीं, मेरी टीम ही मैनेज करती है। मतलब वो एक ही टीम में आपके मैनेजर हैं, वो पीआर पर्सन भी वही हैं? हाँ, जैसे हमारी एजेंसी के पास कुछ क्रिएटर्स हैं, तो जिनके भी इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स कराते हैं किसी भी तरीके का, वो उनको कांटेक्ट करते हैं कि हमारा ये इवेंट हो रहा है, आपके कौन कौन से क्रिएटर इंटरेस्टेड है इस इवेंट में आने के लिए। तो वो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो हमें भेजते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो, तो हम बताते हैं, उस हिसाब से होता है अवेलेबिलिटी के साथ। मोहिनी, जब आप पोस्ट करते हो, कंटेंट बना लिया, एडिट हो गया, पोस्टिंग का टाइम आता है, तो क्या क्या मेजर्स ध्यान में रखते हो कि अब पोस्टिंग टाइम, हैशटैग, एसईओ, क्या क्या, मतलब आप बड़े क्रिएटर हो, आपके दिमाग में क्या क्या चलता है? मैं सच बताऊं कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब का एल्गोरिदम कोई नहीं समझ सकता। हाँ, कोई नहीं समझ सकता कि कब डालूं मैं वीडियो। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने कभी भी डाल दी, वो वीडियो वायरल हो गई। वो इतनी वायरल हो गई कि वो 86 मिलियन व्यूज गए थे उस पे। तो कोई नहीं सोच, मैंने ऐसी बनाई थी, मुझे नहीं लगता था कि इस पे 100 मिलियन या फिर 86 मिलियन व्यूज जाएंगे इंस्टा पे। मैंने डाल दी, कोई टाइमिंग नहीं सोचा, कोई हैशटैग नहीं, ऐसा कुछ अलग से हैशटैग डाला हो या कोई ऐसा टाइमिंग मैंने सोचा हो कि इस टाइमिंग पे डालूंगी तो शायद इतने व्यूज आएंगे, तो डाल दी और वो वीडियो 86 मिलियन व्यूज गए। मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसी चीजें होती हैं, और इसका कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर आप एक हफ्ते बाद भी रील डाल रहे हो और अगर आपकी रील में दम है तो रील चल जाएगी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो एस्पायरिंग क्रिएटर्स उलझे पड़े हुए हैं कि भाई कब डालें, कैसे डालें, तरीका क्या है? क्योंकि फिलहाल जो इंडस्ट्री में बातें हैं, नोशंस हैं, वो कुछ इस तरह के हैं कि बिजनेस कोच, इंस्टाग्राम कोचेस बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम कोचेस के रील्स ऐसे होते हैं, कमेंट गाइड एंड आई विल सेंड यू द गाइड बुक टू पोस्ट, और वो फिर गाइड बुक आ जाती है, 3,000 रुपए भरो एंड देन गाइड बुक ले लो। अच्छा, तो डू यू बिलीव इन इट कि वो कुछ ऐसा लेना चाहिए कि सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करना चाहिए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो हेल्प करती हैं, जैसे हैशटैग्स हैं, तो इंस्टाग्राम भी बताता है कि आपको कितने हैशटैग्स यूज करने चाहिए, जैसे 4 to 5 हैशटैग यूज कर लो। इससे ज्यादा मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स देखे बहुत सारे हैशटैग यूज करते हैं, बहुत स्टूपिड लगता है मुझे वो उनकी प्रोफाइल पे ऐसा इतने सारे हैशटैग्स हैं फिर भी व्यूज नहीं आ रहे। नॉर्मल इन्फ्लुएंसर, फेमस इन्फ्लुएंसर, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबकी प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो मुझे लगता है कि आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल पे क्या चल रहा है। ओके, आपकी प्रोफाइल कैसे ग्रो कर रही है? हाँ, कैसे ग्रो करी, तो उस चीज को अपना लो। कोई एक टाइम सोच लो कि आपको, मैं सोचो ऐसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो, और टाइम सोचो वही पे, उसी टाइम पे डालो, और देखो कि उस टाइम पे आपकी ऑडियंस कितना जा रही है। और ऐसा भी होता है कि आपने स्टार्टिंग से अगर 9 बजे वीडियो डाली है तो ऑडियंस को पता है आप 9 बजे डालोगे। हाँ, बस वो होता है, तो ऑडियंस उसी टाइम आपकी प्रोफाइल देखती है कि आज वीडियो की नहीं आई 9 बजे। हाँ, आजकल तो ऐसा हो रहा है नोशन की, वैसे वर्किंग क्लास आ जाती, सबकी ऑडियंस वर्किंग क्लास ही है। 6 बजे 7 बजे ऑफिस छूट जाएगा, तो एक काम करते हैं 8 बजे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम 2 घंटे बाद दिखाएगा प्रोफाइल पे, तो आ जाएगी उनके पास 10 बजे रात को स्क्रॉल करने में। मैं वही कह रही हूँ कि सबकी प्रोफाइल पे अलग अलग वर्क करती हैं चीजें। लाइक मेरी यूथ की ऑडियंस है, तो हो सकता है वो स्कूल से आ रही है, हाँ, तो वो वीडियो देखना पसंद करेगी। जैसे कि मैं ना बहुत सारे पोल्स डालती हूँ, अच्छा, कि आप कब फ्री हो, मैं ये वीडियो डालूंगी। तो वो बताते हैं कि दीदी 3 बजे के बाद डाल दो, स्कूल से आऊंगी फिर देखूंगी आपकी वीडियो, कॉलेज के बाद आऊंगी तब देखूंगी, तो ऐसा भी होता है। बट हमारी ऐसे है ना कि मतलब इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स की नॉन फॉलोअर्स के पास वीडियो जानी चाहिए। हाँ, आप अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो, आपके पास फॉलोअर बेस है, उनका क्या, जो क्रिएटर्स अभी बने नहीं है, एस्पायरिंग टू बी अ क्रिएटर, वो तो बैठे रहते हैं कि नॉन फॉलोअर्स के पास जाए हमारी रील। मुझे लगता है कि ये सब सोचने से पहले आपको कंटेंट में भी दम डालना चाहिए।
हाँ, वैल्यू प्रोवाइड करनी हाँ। चाहिए। अगर कंटेंट में दम है तो वीडियो ऐसे चल जाती है, फिर आपको पता लग जाता है कि कैसी ऑडियंस आपको देख रही है या आप किस तरीके की ऑडियंस ग्रैब करना चाह रहे हो। उस टाइप का कंटेंट बनाओगे तो वो ऑडियंस उस टाइम पे आएगी। और भी तरीके की, मतलब जो आप बता रहे हो ना कि नॉन फॉलोअर्स भी हैं, हाँ, वो भी देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गेम है कि आप इस टाइम पे वीडियो डालोगे तभी आपकी वीडियो चलेगी, ऐसा नहीं होता। आप नहीं फॉलो करते हो कुछ भी, आप रैंडम डालते हो? मैं हाँ रैंडम डालती हूँ, पर मेरे जैसे स्पेसिफिक जो मैं टाइम हमेशा से यूज करती हूँ, मैं उसी टाइम पे वीडियो डालती कितने बजे डालते हो वीडियो? हूँ। मैं सुबह 12 बजे या फिर शाम को 4 बजे 5 बजे। और दिन में एक ही रील डालते हो? हाँ। मतलब जैसे अगर 12 बजे नहीं डाल पाई तो मैं शाम को एक टाइम है जैसे 4 या 5 के बीच में डाल देती हूँ, तो मेरी वीडियो चलती है। उस दिन नहीं चलेगी, नेक्स्ट डे चलती है। अच्छा। हाँ। ऐसे भी तो बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कि 24 आवर्स के अंदर अगर वीडियो वायरल नहीं हुई तो फ्लॉप हो गई। हाँ ऐसा है ना? हाँ। और अगर मतलब ऐसा कभी हुआ है तो कभी भी डिलीट करके नहीं डालनी चाहिए दोबारा। ये सब कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। छोटी मोटी छोटी मोटी। ये इंस्टाग्राम खुद बताता है, इसमें मुझे लगता है गाइड की जरूरत है। इंस्टाग्राम के जो ऑफिशियल पेज है उन पे जो भी लोग हैं वो आते हैं, पहले उन्होंने कहा कि हैशटैग मत डालो, फिर उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पे कैप्शन के नीचे हैशटैग का ऑप्शन दे दिया है। हाँ, तो ये सारी चीजें एल्गोरिदम चेंज होता रहता है ना, हर 3 महीने में सारी चीज अपडेट होती है इंस्टाग्राम पे। वो लोग बताते हैं। अब उनका एक चैनल भी है, हाँ, कम्युनिटी चैनल है, हाँ, तो वो क्रिएटर उस पे भी सब ब्रॉडकास्ट। कुछ डालते रहते हैं। क्रिएटर ब्रॉडकास्ट, हाँ। यही है, उस पे भी वो डालते रहते हैं, तो उसको फॉलो कर लो, इजी है। इतना डिफिकल्ट नहीं है कंटेंट क्रिएशन में जाना? डिफिकल्ट तो बहुत है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप अपनी पेशेंस होना इस चीज का वेट कर पाओ कि व्यूज आए। अगर आपने सोचा कि 10 व्यूज आए और आपने डिलीट करके दोबारा डाल दी और फिर नहीं आए, फिर डिलीट करके दोबारा डाल दी, तो आपका पेज वो नीचे कर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, जैसे एल्गोरिदम खराब हो जाती है उस पेज की। अपने पेज की आपने एल्गोरिदम ऐसे खराब कर लिया डिलीट करके। जैसे आप छोटे शहर से हो, आप बरेली से हो, जो लोग मेट्रो सिटीज में हैं उनका तो काम फिर भी चल जाता है कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहे हैं, जैसे 10 के फॉलोअर्स से नीचे की बात करते हैं, आजकल इवेंट्स में बुला लिया जाता है उनको। वैसे भी ब्रांड्स आजकल मैंने देखा है माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, आपको लगता है बड़े क्रिएटर्स पे ही ज्यादा फोकस है? मुझसे भी बड़े हैं। अच्छा, बट जैसे जो मुंबई दिल्ली में नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो क्या करें? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इवेंट्स, अगर आपको इवेंट्स अटेंड करने हैं तो आपको तो मूव करना पड़ेगा। बट दैट्स वन थिंग कि जैसे सोशलाइजिंग होगी, बट काम कैसे करें, कंटेंट क्रिएशन चालू कैसे करें? मतलब आपको ना, मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपने सोच रखे हैं कि मुझे इस ब्रांड के साथ काम करना है, तो आपको फिर कंटेंट भी उस हिसाब का बनाना पड़ेगा, ऑडियंस भी उस हिसाब की ग्रैब करनी पड़ेगी। तो आप उस हिसाब की ऑडियंस को ग्रैब करो, फिर आपको सारे ब्रांड अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर बिहार में बैठे हो तो आप नहीं काम कर सकते। ओके। हर जगह ब्रांड अप्रोच करता है क्रिएटर को, बस क्रिएटर अच्छा होना चाहिए। यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे मार्केट में गैप लगता है कि ब्रांड्स जर्नली अगर वो कोई भी शेयर स्पेसिफिकली छोटा देखेंगे ना, वो मना कर देंगे कि हम नहीं बेच सकते, वहां पे अपना पार्सल ही नहीं भेज सकते। पार्सल तो आजकल हर जगह पहुंच जाते हैं। मेरे से पूछो ना, मैं कोटा से हूँ। कोटा? राजस्थान। तो कोटा तो काफी अच्छी सिटी है। वो है अच्छी सिटी, बट स्टिल ब्रांड्स की नजरों में वो नहीं है अच्छी सिटी। आपको पता होगा मिंत्रा और अर्बैनिक, ये सब जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, इनका आजकल कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मतलब बनना चाह रहे हैं, एस्पायरिंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर, वो बन सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप मुंबई दिल्ली में होने चाहिए हो स्पेसिफिकली। तो उन कुछ ऐसे ब्रांड्स होंगे जिनका ऐसा होता है, लेकिन सारे ब्रांड्स का ऐसे ही है। अच्छा। बहुत ब्रांड्स के कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये नॉलेज आपको नहीं है, मैं देती हूँ आपको। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो अभी क्रिएटर बनने चाह रहे हैं ना, जो अभी फ्रेश फेसेस आना चाह रहे हैं, ये उनकी हिंड्रेंसेस है जो उनके क्रिएशन इंडस्ट्री में आ रही है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू यू, आप जब आपने चालू किया, आपने बताया आपका ऐसा था, आपकी फैमिली से सपोर्ट कब मिलने लगा आपको? फैमिली से सपोर्ट तो बहुत टाइम तक नहीं मिला था। क्या क्या बोलते थे? फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, पर मेंटली थोड़ा सा उनको रहता था कि छोटे कपड़े क्यों पहनना है, ये सारी चीजें। और छोटे कपड़े तो आप पहनते ही नहीं हो वीडियो में। पहले पहनती थी ना। अच्छा, पहले पहनते थे, मतलब नॉर्मली जैसे मैं अभी ये पहना, तो ये उनको नहीं पसंद है था। ओके था, अब ठीक है, कूल है सब, तो मम्मी भी पहन सकती है अब, तो ऐसा हो गया है। तो मतलब एक टाइम था जिसमें नहीं सपोर्ट करते थे। मैंने बहुत सच में बहुत स्ट्रगल किया इस चीज को लेके। मतलब मैंने आपको बताया था, नहीं शायद नहीं बताया, बताओ ऑफ कैमरा बताया था। अब बताओ ऑन कैमरा। हाँ, मैंने आपको बताया था
कि जब मैं छोटी थी 6-7 क्लास में, तो मेरे फादर ने बोला था कि आप स्कूल में परफॉर्म नहीं कर सकते, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपकी जल्दी से पढ़ाई करो, शादी करनी है। तो उस हिसाब का माइंडसेट वो बना रहे थे। पर मैं शायद बचपन से ही ऐसी थी कि मुझे टीवी करना है, मुझे कैमरा फेस करना है। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था कैसे करना है, और बचपन से ही डांस परफॉर्मेंस में आगे रहती थी, हर चीज में, स्किट्स में, ड्रामा, ये सब करती थी स्कूल में। तो मैं स्कूल बैग में लहंगे लेके जाती थी, ओके, छुपा के, और वहां परफॉर्म करती थी। तो ऐसे ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। तो बीजीएमसी करने के बाद दिल्ली मूव होना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। क्या बोला आपने फैमिली को? मुझे पढ़ाई करने जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, और मतलब मेरे पापा ने कहा कि इतने में पढ़ाई होगी, इतने में तो शादी हो जाएगी अच्छे लड़के से, अमीर लड़के से, पैसे वाले लड़के से, और अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, सेटल हो जाओगे। सेटल हो जाऊंगी। तो मैंने कहा एक काम करो, आप ये पैसे मुझे दे दो, मैं पढ़ाई करती हूँ और शादी मैं खुद कर लूंगी अपने पैसों से, नहीं तो नहीं करूंगी। मैंने ये सोचा था, अगर जब नहीं हो पाया इतना तो मैं नहीं करूंगी। तो मेरे फादर ने 3 साल ढंग से बात नहीं की जब तक मैंने पढ़ाई की। वहां पे जाके भी, कॉलेज में जाके जब मेरा एडमिशन हो रहा था, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि अभी भी टाइम है, बीबीए कर लो और फिर उसके बाद शादी कर लेना, और बीबीए कर लो, मुझे नहीं सही लग रहा है बीजीएमसी कोर्स। तो फिर मैं मतलब मेरा एडमिशन बीबीए में कराया था मेरे फादर ने। ओके, मैं 10 दिन क्लास गई, मुझे नहीं अच्छा लगा। ओके, फिर मैं रिसेप्शन पे, जो कॉलेज का रिसेप्शन, उस पे गई। मैंने कहा बीजीएमसी का क्या फीस है? तो सेम फीस था। ओके, तो मैंने वो चेंज कर दिया। फैमिली को नहीं बताया? नहीं, ओके, मैंने वही अंदर ही मैंने कहा इसको आप कर दो बीजीएमसी, मैं नहीं कर सकती, मैं फेल हो जाऊंगी, क्या फायदा इतना पैसा लगा रही हूँ। सही बात। तो फिर मैंने वहाँ चेंज कर दिया, और 1 साल बाद मेरे पापा को पता लगा, तो फिर बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी थी। पापा ने बंद कर दी थी, और मम्मी लोग बात करती, मम्मी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मम्मी सपोर्ट कर देती है। हाँ। और उस टाइम पे पापा को जो सही लगा शायद उन्होंने वही किया, क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं पता था कि बड़ी हूँ मैं, मेरा कोई बड़ा भाई बहन तो था नहीं। उनको भी लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी गलत हाथों में ना चली जाए, या कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत छोटी सिटी से हूँ, और एक बहुत बड़ी सिटी में आ रही थी, दिल्ली। तो जब मेरी पढ़ाई भी हो गई, तो मेरे पापा ने यही बोला कि देखो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, ये वाली जो भी है, उनको जो लगा। घर में पता लगा तो फिर पिटाई होगी इस बात तो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं ऑलरेडी उनके खिलाफ जा चुकी थी कि मुझे बीजीएमसी करना है, मुझे बाहर पढ़ना है। मतलब मैं ही सबसे पहली ऐसी थी जो बाहर गई थी पढ़ने के लिए, हॉस्टल में। पूरी फैमिली में? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मतलब मेरे पापा ही सबसे बड़े हैं। हाँ, ओके, मेरे फादर ही सबसे बड़े हैं, और मैं ही सबसे बड़ी हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके, तो फिर सबका यही था कि कुछ ऐसा मत करना कि भाई बहन भी हैं आगे। तो मैंने कहा हाँ भाई, पढ़ने तो दो, पढ़ने ही तो गई हूँ, कौन सा ऐसा कुछ कर रही हूँ। उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या, क्यों ऐसा इतना वो कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ाई की, और बहुत अच्छे से पढ़ाई की कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि अभी मैंने ले लिया रिस्क, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। 3 साल पढ़ाई की, बहुत बहुत मजा आया पढ़ाई में। फिर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब टिकटॉक चलता होगा आई गेस? टिकटॉक हाँ चलता था, पर इतना मैं नहीं करती थी टिकटॉक। आप फोन ही नहीं था मेरे पास। अच्छा, कीपैड वाला फोन दिया था पापा ने। जब आप दिल्ली शिफ्ट हो गए थे तब? नहीं, दिल्ली नहीं, जब मैं पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, बरेली से मैंने पढ़ाई की। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे कीपैड वाला फोन था, उसमें कुछ भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था तब, सिर्फ कॉलिंग। ओके, पढ़ाई करती थी सिर्फ। फिर कॉलेज में मुझे दिलवाया था लैपटॉप, बहुत बाद में, बहुत सारे ताने दिए थे उसके भी। इंडियन फैमिली। हाँ, तो फिर दिलवा दिया था, चलो इतने बुरे नहीं थे मेरे मम्मी पापा। फिर जब पढ़ाई हो गई, दिल्ली जाने का वो हुआ कि 3 महीने की इंटर्नशिप है। तो मेरे फादर आए, उन्होंने बोला कि अब तो तुमने कर लिया है जो करना था, अब शादी कर लो। मैंने कहा यार इतनी मेहनत करी, इतना पैसा वेस्ट किया हमने, वेस्ट नहीं मतलब अच्छे से लगाया, तो अब मुझे एक चांस तो दो कि अब मैं कुछ तो कर पाऊँ, जॉब तो कर पाऊँ। तो उन्होंने बोला दिल्ली नहीं जाने दूंगा, यहीं कर लो। मैंने कहा यहाँ कुछ है ही नहीं, दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर गए, फिर 3 महीने के उन्होंने पीजी के पैसे दिए, और इतना बढ़िया पीजी इतना बढ़िया। मैंने कहा अरे बाप रे, इतना महंगा पीजी। उन्होंने कहा 3 महीने और दे रहा हूँ, 3 महीने में देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, इस 3 महीने के पैसे दे रहा हूँ, उसके बाद तुम देख लेना, नहीं आना है घर तो तुम देखना जैसे देखना। मैंने कहा आप कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जब इंटर्नशिप की न्यूज चैनल में, तो मैं खड़ी रहती थी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सीखने के लिए। मैंने एडिटिंग सीखी। कौन से न्यूज चैनल में थे आप? एपीएन में? एपीएन न्यूज चैनल। ठीक है। मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने एंकरिंग सीखी, और जितना भी जो डेस्क वर्क होता है, राइटिंग, बहुत सारी चीजें, मतलब 3 महीने कर लिए मैंने। 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे जॉब दे दी 7,500 रुपए में। अच्छा, वहां पे आप ये सब सीख रहे थे? हाँ, और इंटर्नशिप कर रहे थे? हाँ, पेड नहीं थी वो इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप 3 महीने के लिए।
ओके। तो उसमें क्या होता है, जो इंटर्न्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ, इंटर्न का न्यूज़ में है, हर जगह यही हर हाल है। जगह होता है। तो न्यूज का तो बहुत ही बुरा है। तो पूरे पूरे दिन खड़े रहते थे, ये भी नहीं कहते थे बैठ जाओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे करना है, मुझे कैमरे के एंकर बनना है। मैं एंकर के साथ तो लगी रहती थी। मैंने कहा भाई मुझे सिखा दो, तो मैं एंकरिंग, और मुझे एंकरिंग करनी है। तो फिर उन्होंने मतलब कुछ टाइम तक मुझे डेस्क पे वर्क दिया। फिर मतलब थोड़ा भगवान ने सुंदरता दे दी मुझे। तो फिर उन्होंने कहा चलो एंकरिंग ट्राई करो, सुंदर हो। मैंने कहा पता सुंदरता देख के एंकरिंग, मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, ऐसे ही होता है, टीवी पे ग्लैमर आना चाहिए ना। ग्लैमर आना चाहिए। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे तैयार किया और कि बोलो टेलीप्रॉम्प्टर के साथ बॉलीवुड का। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट सेक्शन में ही थे आप तब से भी? मतलब मुझे पता नहीं उनको देख कर लगा हो कि यही कर सकती है ये। तो फिर मैंने शुरू किया, ट्राई किया और मेरा हो गया। उन्होंने 12,000 रुपए कर दिए थे उस टाइम पे। और जब 7,500 रुपए थे, और जो मेरे पापा ने मुझे पीजी कराई थी वो थी 7,000 शायद, उसका उस टाइम पे रेंट चार्जेस थे महीने के। बहुत अच्छी थी, लिफ्ट थी उसमें और एसी वगैरह लगी हुई थी, मतलब बहुत अच्छा पीजी था वो। ओके। तो फिर मैंने शिफ्ट किया फर्स्ट टाइम, और मैं ऐसे 3,000 वाले पीजी में गई, क्योंकि उस टाइम तो बजट ही नहीं था मेरे पास, और मेरे पापा तो देने के नहीं। उन्होंने 3 महीने उन्होंने दिए बोल थे। दिया 3 महीने हैं, ले लो, उसके बाद नहीं। फिर मैंने शिफ्ट किया खुद से। छोटे शहर की लड़की खुद शिफ्टिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, एक बैग ही था। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मैंने पीजी ढूंढा बड़ी मुश्किल से, फिर एक पीजी मिला। फिर मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैं मम्मी से कॉल पे पूछ के, मतलब 1-2 हफ्ते तो खिचड़ी खाती थी, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था, और बाहर से खरीदती नहीं थी कि पैसे बचाने हैं। ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत अपना शुरू किया। फिर एंकर बनी, 12,000 रुपए हुए। तो 12,000 उस टाइम पे लगता था 12,000, तो उसमें मतलब काफी बच जाता था। ये 2020 की बात कर रहे हो कि 19 की कर रहे हो? 19 की, ये 19 की। लॉकडाउन नहीं लगा अभी तक? लॉकडाउन से तो 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। 18-17 की बात है। ओके। तो मैंने एज अ मतलब पीआर रिलेशन में भी काम किया है, पेटीएम में। ओह वाओ। मैंने तब किया था मतलब बहुत स्टार्टिंग में ही, न्यूज से पहले भी किया था, जब इंटर्नशिप हो गई थी। उसके बाद मैंने 1 महीने 2 महीने पीआर में किया था। फिर मेरे को दोबारा से उन्होंने बुला लिया था कि आप एंकर बन जाओ, क्योंकि मेरी सैलरी वहाँ पे कम थी। तो मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया एपीएन में, सैलरी नहीं बढ़ रही थी। फिर मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, फिर मैंने चेंज किए। फिर मैंने डिवोशनल चैनल्स में भी एंकरिंग की, जैसे संस्कृति एक चैनल था, वृंदा एक चैनल था। हाँ। कैसे शो ओपन करते थे आप एंकरिंग में? यार मतलब, नमस्कार मैं हूँ मोहिनी और आप सब देख रहे हैं संस्कृति, और हमारे साथ बैठे हैं आचार्य, ऐसे मतलब कोई भी आचार्य बैठे होते थे, या कोई भी। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लग रही है एंकरिंग में। थैंक यू। हाँ, मेरे को बहुत फ्लो हो गया है करते करते। हाँ। ऐसा कुछ शुरू किया मैंने। फिर एक बार मेरे एक फ्रेंड थे फेसबुक पे, तो उन्होंने किसी डायरेक्टर का मुझे पोस्ट भेजा, नोएडा का था, कि यहाँ पे चली जाए, एक्टिंग की रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं डब मैश बनाती थी तब। डब मैश? हाँ, डब मैश एक ऐप आता था। हाँ, उस पे डब मैश बनाती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं बनाती हूँ। उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं, रील्स वगैरह कुछ बनाते नहीं थे कोई। तो मैंने कहा ठीक है, और वो था नजरबट्टू प्रोडक्शन का। ओके। हाँ। तो वो बरेली के ही थे डायरेक्टर। वो कोई सीरीज डायरेक्ट कर रहे थे, आशिकीन की। आशिकीन एक क्रिएटर है। ओके। उनकी। तो फिर मैं गई ऑडिशन के लिए, हाफ डे लेके ऑफिस से मैं गई। मैं तब रहती थी पीतमपुरा। फिर वहां से मैं मेट्रो बाय मेट्रो गई थी, और फिर मैं उनसे मिली। तो उनको लगा कि हाँ, मतलब वही फेस देख के कि हाँ अच्छा है, कर लेगी। तो उन्होंने 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं वेट करती थी, कभी तो कॉल आए, कभी तो मुझे किसी सीरीज में कोई ले। फिर उन्होंने एक सीरीज बनाई नजरबट्टू में, जिसमें मैं लीड रोल करा था पवन के साथ। पवन यादव हैं उसमें, एक बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब तो। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली मैं उनके साथ ही काम करने लग गई, और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। नजरबट्टू प्रोडक्शन में कंटिन्यूअसली बहुत सारी सीरीज की और ऑफ कैमरा काम किया। फिर मैंने रिस्क लिया था वो भी, कि मुझे अगर एक्टिंग में उतरना है प्रॉपर, तो मुझे एंकरिंग तो छोड़नी पड़ेगी, बाकी फ्रीलांस करती रहूंगी। तो भगवान की उस टाइम भी कृपा बनी, और मेरे को फ्रीलांस काम मिलने लगा एंकरिंग, क्योंकि इतनी एंकरिंग कर ली थी ना कि काफी मुझे फ्रीलांस उन्होंने नोटिस कर लिया, लोगों ने, काफी लोगों ने, तो मुझे फ्रीलांस बुलाते थे। ओके। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई शो होस्ट करने के लिए, या फिर कुछ कहीं पे होस्टिंग कोई प्रोडक्ट का होता था, तो उसमें भी बुलाते थे। और शो भी मैंने किया था, जो मैंने आपको बताया, गपशप कंपनी अंजन टीवी पे, तो 2 साल चला। ट्रैवल शो भी किया था उनके साथ में। लीड्स अच्छे मिल गए आपको इंडस्ट्री में ना, बाय गॉड्स ग्रेस। सो उसके बाद आपने प्रोडक्शंस, नजरबट्टू प्रोडक्शंस के साथ काम किया। और नजरबट्टू के साथ किया, मयंक मिश्रा, स्वरा द आर्टिस्ट, ये सारे जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स थे, सबके साथ काम किया मैंने। फिर कोविड आ गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब क्या करूं, अब तो मेरे पास सेविंग्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुई। फिर मैंने सोचा अब आईफोन लेती हूँ। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था।
आईफोन लेके कसोल चली गई थी, कुछ पैसे नहीं थे मेरे पास, बर्थडे था मेरा, मैं 2 दिन वहां पे, मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था अपना आईफोन से, ओह वाओ। स्टार्टिंग यूट्यूब। तो क्योंकि कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम, ऐसा नहीं था कि मैं स्केच वीडियो बनाऊं, और इतने पैसे भी नहीं थे, उसमें थोड़े पैसे लगते हैं, स्केच में पैसे लगते हाँ, हैं। क्योंकि टीम हायर करते हो आप प्रॉपर, और लाइटिंग वाइटिंग सब पूरा सेटअप हायर करना होता है उसमें, तो लगता है, मुझे लगा व्लॉगिंग करती हूँ, स्टार्ट तो करूँ, मैंने व्लॉगिंग करनी शुरू की, फिर वो मजा नहीं आया, मुझे लगा कि मैं व्लॉग्स के लिए शायद नहीं बनी हूँ, ओके। शायद मेरे अंदर एक्टिंग करनी है मुझे। तो फिर ये रील्स आ गया और शॉर्ट्स आ गया, तो फिर मुझे लगा हाँ पहले छोटी वीडियो से शुरू करती हूँ घर खुद से बना के, तो वो मैंने शुरू करी, लोगों को पसंद आने लगी, फिर आईडीवा हिंदी हुआ मेरे साथ, तो मैंने उनके साथ 2 साल काम किया, फिर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई, मतलब कंटेंट की कैसे बनाना, क्या चलता है, क्या कैरेक्टर लोगों को पसंद आ रहा है, किस तरीके का कंटेंट वो मेरे साथ देखना पसंद करेंगे। फिर तब से अब तक ये काम मैं यही बैठी हूँ, चल रहा है। 5+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। गॉड्स ग्रेस। तो आपकी जो पहली रील वायरल हुई थी, व्लॉग डाला आपने 2020 या 21 में डाला होगा, कोविड के टाइम पे, तो पहली रील जो वायरल हुई वो कितने टाइम डालने के बाद कंटेंट अपने चैनल? 1 साल बाद रील? 1 साल तक वीडियो डालती रही थी। 1 साल तक कितना पेशेंस रखना पड़ा होगा। बहुत। और बाय दैट पीरियड जब वो चल रहा था, तब आप काम भी कर रहे थे, फ्रीलांसिंग तो चल ही रही थी। फ्रीलांसिंग, क्योंकि फिर फाइनेंशियली कैसे फैमिली कब तक नॉर्मल हो गई थी कि हाँ भाई अब तू तेरे को जो करना है कर ले? फैमिली कोविड के बाद, उन्होंने कोविड में भी ट्राई किया था कि मेरी शादी हो जाए 50 लोगों में। कोविड में घर नहीं बुलाया वापस? हाँ, घर गई थी मैं 3 महीने, तो मेरे फादर ने कहा अब तो कुछ सब खत्म, 50 लोगों में शादी कर देते हैं, सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा यार भागो, अब तो भागना पड़ेगा। फिर 3 महीने के बाद भी नहीं कोविड कम हुआ था, फिर भी मैंने कहा मुझे ना जाना है, और बहुत बड़ी सीरीज मिल रही है, झूठ बोला था आपने? तो पापा ने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि उस टाइम मैं उस पे टीवी पे आ गई थी, मैंने तो उनको लगा होगा कि हाँ कि हो सकता है कि, क्योंकि मैं कर रही थी कोविड से पहले एक ऐप था कॉमेडी करके, कॉमेडी है, उसके लिए मैं सीरीज कर रही थी। ओके। गोलगप्पे सीरीज थी वो। ओके। उसमें मैं छोटी बहन थी, फनी थी, तो वो चैनल ही बंद हो गया कोविड में, वो बंद ही हो गया। फिर मैंने अपने फादर को बोला था कि वो फिर शुरू हो रहा है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे करना चाहिए, शादी तो मैं कर लूंगी, अभी इतनी एज भी नहीं है, 23-24 थी तब मैं। सिर्फ पापा ही फोर्स करते थे घर पे? चाचा ताऊ ये सब मिलके करते थे, पूरा फैमिली मम्मी पापा को पूरा। पर आपकी बात आपके पापा ने सुन ली फाइनली? हाँ, यही सबसे अच्छी चीज हैपन मतलब मेरे साथ हुई थी कि मम्मी पापा मेरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहे कि जाओ, अच्छा चलो ठीक है। और आज के दिन सब मेरे मतलब चाचू हैं और ताऊ जी हैं, सबके बच्चे जा रहे हैं बाहर। अब आपने लेगेसी चालू कर दी तो सब फॉलो करेंगे। हाँ, और उस टाइम पे मेरे फादर को और मम्मी को भड़काते थे। ऑफ कोर्स इंडियन थोड़ा बहुत तो रहता ही है या। कि अरे नहीं लड़कियों को ऐसे नहीं भेजना चाहिए, अब सबकी लड़कियां कर रही हैं। छोटे कपड़े पहनने पे भी बातें होती होंगी? अब तो इतनी नहीं होती हैं, अब तो सब नॉर्मल हो गया है। हाँ, पहले बहुत था, मतलब फोटो भी नहीं डाल सकती थी पहले, मैं छुप के डालती थी, सबको ब्लॉक करके। हाँ पर्सनल डालती थी, एक आध कभी जैसे मन हो गया। तो अब तो बहुत सब है, पर मैं इतनी रिस्पेक्ट रखती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपने पापा के सामने ऐसा कुछ नहीं पहना है, तो नहीं पहनती हूँ मैं भी। ओके, तो एनी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स अपकमिंग? कुछ टेबल पे ऑडियंस आपकी वेट कर रही है? मैं भी वेट कर रही हूँ। कुछ तो एक्साइटिंग होगा जो आप बता नहीं रहे? अभी तो सच में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ही हो कि जो मेरे टाइप का हो, तो मैं वो करूंगी। कुछ चीज आप सोच रहे हो, शायद आप इसे सोच रहे हो कि क्या पता हो जाए, वो शेयर कर दो। शायद कुछ सीरीज में कुछ अच्छा रोल मिले, शायद नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, मिनी टीवी पे मिल जाए। मिनी टीवी पे तो आई गेस आप कर चुके हो। नहीं, मिनी टीवी का ब्रांड किया मैंने। अच्छा, तो वी कैन एक्सपेक्ट यू इन सम सीरीज, राइट? ठीक है, फिंगर्स क्रॉस, मैनिफेस्टेशन सब करो, सब मिलके करो। Okay, so let's go and hop on to some fun and games. Okay. So first game is 2 truths and 1 lie. इसमें आपको अपने बारे में 3 स्टेटमेंट्स बतानी है, ऑडियंस गेस करेंगे which is which, कौन सी सच है कौन सी झूठ है। 2 सच और 1 झूठ। वो हाईलाइट मत करना ये सच है ये झूठ है, ठीक है। खाली ये बता दो 3 चीजें मेरे बारे में। ओके, मेरी शादी होने वाली है, और ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है कि मेरी शादी होने वाली, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कंटेंट बनाया है तो लोगों को लग रहा है कि शायद मेरी शादी होने वाली है। अब सबका टूटने वाला है, बबल फूटने वाला है। हाँ, और दूसरा कि मेरा किसी क्रिएटर के साथ ही मेरा मतलब अफेयर है, कोई बड़े क्रिएटर के साथ, जो मैं नहीं बताती हूँ। लव इंटरेस्ट है आपका?
ये भी एक है, एक बहुत बड़ा। और तीसरा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और कोई भी रूमर अपने बारे में उठा लो, हम देख लेंगे सच्चे झूठे क्या है। तीसरा कोई है ही नहीं, मतलब ये दो मेन है जो मुझे अभी समझ में आए थे। ठीक है, तो इसमें से सच और झूठ एक- गेस करना है ऑडियंस को। ऑडियंस विल कमेंट्स बिलो कि क्या है, क्या सच है क्या क्या झूठ। मैं गेस करूं एक बार? नहीं, ऑडियंस को ही करने दो तो ना। वो कैमरे पे नहीं जाएगा? तो ये मैं बताऊंगी नहीं ना क्या सच है क्या झूठ है। कैमरे पे जाएगा नहीं, दोनों ही झूठ है। एक भी सच नहीं है। कुछ सच भी हो सकता है। आपने बता दिया मुझे ऑफ कैमरा यार, वो एक तो सच, हाँ एक सच है यार, एक सच है। नेक्स्ट गेम इज रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको आंसर्स देने हैं, क्विक एंड ऑनेस्ट। ठीक है? योर फेवरेट कंटेंट टू क्रिएट? फैमिली कंटेंट। ओके, ड्रीम कोलैबोरेशन? बीबी की वाइन्स, भुवन बम। बीवी के वाइन्स के साथ कोलैब करना। यू लाइक हिम? आई लव हिम। यू लव हिम? यस। ओके, ये मुझे ले लो अपनी अगली सीरीज में प्लीज। प्लीज। अर्ज, रिक्वेस्ट। ओके, फर्स्ट ब्रांड you ever collaborated with? Amazon Mini TV। Okay, and first influencer you followed? कुशा कपिला। You like her content? हाँ। Any influencer you think is overhyped? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर छोड़ो, रहने देते हैं। ये इसका आंसर नहीं दूंगी मैं। Overhyped. Any influencer you think whose life is just for cameras? Pretend and fake and pretend. आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर है जो मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, थगेश। अच्छा, ओके। थगेश जो रोस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा कम पसंद है मुझे। मुझे नहीं लगता कि, मतलब मैं ऐसे क्रिएटर्स को नहीं देखना पसंद करती हूँ। सबकी ऑडियंस अलग अलग होती है, तो मुझे थोड़े से Okay. ओवरहाइप। One thing every aspiring influencer you should know. जो भी बनना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, एक चीज जो उनको कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता होनी ही चाहिए। उनको रेगुलर रहना है और अपने पेशेंस लेवल को कम नहीं करना है, और अच्छा कंटेंट बनाना है जो लोगों को पसंद आए। अपनी ऑडियंस को पहचानना भी है कि उनको क्या पसंद आ रहा है, और आप जिसमें बेस्ट हो आपको वही करना है और किसी की नहीं सुननी है। और नीश कैसे चुननी चाहिए अपनी? आप जो कर, मतलब इफ मुझे अगर मेकअप पसंद है तो मैं मेकअप ही बनाऊंगी ना। अगर आप मुझसे कहोगे कि अगर मैं कॉमेडी क्रिएटर हूँ, आप मुझसे कहो आप मेकअप वीडियोस बनाओ, तो मैं नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है ये आप खुद चुनते हो कि आप क्या करते हो, और लेकिन उसी तरीके की ऑडियंस आती है। लेकिन आजकल मार्केट में जितना कंपटीशन हो गया है, मुझे ऐसा लगता है लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर ही बहुत सारे बनते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई फ्रेश फेसेस एज सच आए हैं कॉमेडी में। जो भी आते हैं वो स्टैंड अप में ही चले जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, उनको आना चाहिए, बनाना चाहिए कंटेंट? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है। आप देखना चाहते हो कोई फ्रेश फेसेस, कि आपको ही रहना है अभी लाइमलाइट में? मैं ही फ्रेश हूँ बहुत अभी। अभी मैं काफी फ्रेश रहने वाली हूँ। कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? मतलब ओवरऑल पूरा? हाँ, मतलब काम कर रहे हो टोटल तो मुझे हो गए 6-7 साल, और अपना चैनल बनाए हुए मुझे 2-2.5 साल हुए यूट्यूब पे। ओके, वी होप टू सी यू। आप आगे रहो और आगे बढ़ो, अच्छा है हमारे लिए। वन लास्ट थिंग इज, एक एडवाइस यू वांट टू गिव टू एस्पायरिंग एंड बडिंग क्रिएटर्स जो बनना चाह रहे हैं, एक एडवाइस अपनी तरफ से उनके लिए। कुछ एडवाइस मैंने अभी जैसे बोला कि आपको काम करते रहना है। कभी उस चीज से, मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कभी रिटायर ना हूँ। कभी भी रिटायर नहीं होना चाहती हूँ मैं। हमेशा बूढ़ी भी हो जाऊंगी तब भी मैं कुछ ना कुछ कंटेंट बनाऊंगी। यू लव कंटेंट क्रिएशन? You love content yes, I love acting. तो मुझे जितनी भी एक्टिंग करा सकते हैं ना, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक मैं करती रहूंगी। मतलब मैं सबको एंटरटेन करती रहूंगी। तो कंटेंट ही बनाना है कि आगे भी बढ़ना है, रियलिटी शोज में भी जाना है? बिल्कुल जाना है रियलिटी शोज। मैं तो कह रही हूँ मुझे अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दो बिग बॉस 18 में, मैं अभी जा सकती हूँ। मेकर्स प्लीज, मैं बहुत ज्यादा एंटरटेन कर सकती हूँ। मेरा मुंह तो बंद ही नहीं होता है। करेक्ट। तो मैं तो, और मुझे ऐसा लगता है आपकी ओजी पर्सनालिटी जब लोगों के सामने आएगी तो आपकी ऑडियंस विल लव इट। यस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। इट वाज वेरी लवली हैविंग यू। हमारे पास बहुत अच्छे इनसाइट्स आए आपकी लाइफ के, एंड इट वाज अ रियली नाइस कन्वर्सेशन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मुझे लग रहा था मुझे कोई नहीं बुलाएगा, पर आपने बुला लिया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया इनसाइट्स शेयर करने के लिए, पर प्लीज सोच समझ के कुछ वीडियोस। बिल्कुल सोच समझ के। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for listening us. Stay tuned for another exciting episode. Until then, make sure you follow us and subscribe the channel.